हम्म। तो सबसे पहले मैं थोड़ी चर्चा करना चाहती हूँ अ, नारा लेखन से संबंधित, कि नारा लेखन में आप लोग अब तक तो लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है सबका। लेकिन थोड़ी सी चर्चा करके मैं और इसको बढ़िया बनाना चाहती हूँ, कि ताकि आप लोगों से और कोई अशुद्धियाँ न हो। जैसे सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि नारा लेखन में तुकांत होना चाहिए। तुकांत का मतलब अंत का जो अ, अंत में, हाँ, वो मिलना चाहिए। जैसे वो तुकांत होता है, जैसे नारी का करो सम्मान, क्योंकि नारी है महान। तो ये अंत में आ रहा है ना, सम्मान और महान। बात आ रही समझ में? तो इस तरह से अंत में जो तुकबंदी होता है उसको कहते हैं ये तुकांत। ठीक है? तो तुकबंदी अंत में जो वर्ण है उसी से मिलता जुलता होना चाहिए। नारा जो है वो 10 से 20 शब्दों में ही होना चाहिए। ठीक है? और विषय के अनुकूल शब्द होना चाहिए। यदि अशिक्षा से संबंधित है, मैंने आप लोगों को बहुत सारा नारा के बारे में लिख कर भेजा था, कि जैसे योग दिवस, महिला दिवस, पटाखे, रक्तदान, बाल श्रम, है ना? उसके बाद जंगल बचाओ, संचयन, ऊर्जा बचाओ, बाल विवाह, वृक्षारोपण, शेर बचाओ। तो आप लोगों ने बहुत सभी से संबंधित आप लोगों ने लिखा है। जिन बच्चों का अभी तक नहीं आया है वो भेजेंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी नारा लेखन जो है वो तुकांत होना चाहिए, यानी उसके एंड में जो शब्द हैं, तो शब्द का जो सबसे अंत जो वर्तनी है वही वर्तनी दूसरे पंक्ति में भी होना चाहिए। नारा जो है 10 से 20 शब्दों में होना चाहिए। विषय के अनुकूल शब्द होना चाहिए। जैसे रक्तदान, रक्तदान महादान। रक्तदान से रक्तदान से लोगों का जीवन बचाओ, क्योंकि इससे बड़ा और न कोई दान। ऐसे करके आप लोग इसको बना सकते हैं, अंत में आना चाहिए। ठीक है? जैसे दान है तो दान ही आना चाहिए। फिर रक्तदान महादान, जरूरी नहीं है कि आप 10 पंक्ति का ही बनाएं, 2 शब्दों का भी बन सकता है। तो इस तरह से ये होना चाहिए। पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम लोग पानी बचाओ नहीं कहते हैं ना, जल बचाओ, क्यों? जल ही जीवन है। हाँ, जल संचयन आने वाले समय का बहुत बड़ा जैसे जल संचयन है, जब इस पर आप जैसे बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कविता की पंक्तियों में ही हो, गद्य के रूप में भी हो सकता है। ठीक है? तो इस तरह से ऊर्जा, ऊर्जा यानी बिजली। तो इस तरह से आप जो भी लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि काव्य की पंक्तियां हो, गद्य की भी पंक्तियां हो सकती हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे। 2 पंक्तियों में नारा लेखन होना चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए। आप नारा लेखन को परीक्षा में बॉक्स में भी लिख सकते हैं और बिना बॉक्स के भी लिख सकते हैं। बॉक्स बनाने का मतलब कि एक लकीर खींचकर पेंसिल से चारों तरफ बॉक्स बना दें, उसमें भी लिख सकते हैं। रंगीन बना सकते हैं नारा। ठीक है? कलरफुल पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी है वो ड्राइंग से, जैसे पृथ्वी बचाओ। ठीक है? पृथ्वी पर हो रहा हाहाकार, पृथ्वी करे पुकार, इस तरह से। ठीक है? तो इस तरह से आप नारा में सबसे बढ़िया ड्राइंग जिनको आता है वो बनाएंगे, जिनको नहीं आता उसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। नारा लेखन में विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना चाहिए। बात समझ में आ रही है बच्चों? नारा लेखन में विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जल ही जीवन है, तो यहाँ पर कोई दूसरा शब्द नहीं है, तो जल ही जीवन है, पूर्ण विराम। और अगर आपको लगता है कि एक पंक्ति के बाद हम दूसरी पंक्ति दे रहे हैं, तो पहली पंक्ति समाप्त होती है तो वहां अल्प विराम का प्रयोग करें, और दूसरी पंक्ति में जब समाप्त हो जाए तो पूर्ण विराम। ठीक है? तो इस तरह से नारा आपके परीक्षा में भी अगर आएगा तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, चॉइस रहेगा। दो दो रहेगा प्रश्न, 2 में से कोई एक ही प्रश्न आपको करना रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से नारा आप लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है, और भी जिनका बाकी है वो लोग भी अपना लिख कर भेज देंगे। ठीक है? अब आज से मैं शुरू कर रही हूँ पुनरावृत्ति कार्य, क्योंकि बहुत हद तक पढ़ाई हो चुकी है, बहुत सारे चैप्टर्स हम लोगों के सिलेबस पूरे हो चुके हैं। जो बाकी रह गए हैं वो फिर मैं करा दूंगी। लेकिन आज मैं
दुख का अधिकार इस पाठ का मेरी इच्छा है कि मैं इसके अंदर में जो भी पर्यायवाची है, विलोम है, उसके साथ साथ अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो मैं देखना चाहती हूँ कि कौन बच्चा किस तरह से जवाब दे रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सब लोग पढ़े हो? हाँ हाँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि किस तरह से एक चैप्टर का मैंने करवा दिया था ना। अच्छा, एक बात और, क्लास 9th में दोनों सेक्शन के बच्चे हो, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि 15 अगस्त के लिए जिन बच्चों को हिंदी में स्पीच देना है, मैंने 9th में भेज दिया था ना, आप लोगों ने देखा था? हाँ हाँ हाँ, तो जो जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो 2 से 3 मिनट का 15 अगस्त से संबंधित हिंदी में स्पीच तैयार करके उसका रिकॉर्डिंग करके मेरे पास भेजेंगे। जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, जो 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से बोल सकते हैं और फुल यूनिफॉर्म में भेजना है। आप जो भी लिख कर भेजेंगे, जो अपना रिकॉर्डिंग आप करेंगे, वो यूनिफॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और जिनका वीडियो जिन मैं सुनूंगी उसमें से सेलेक्ट करके फिर मैं संयोगिता सहाय मैडम, जो सीसीए इंचार्ज मैडम, उनके पास में भेज दूंगी। तो इस तरह से आप लोग ये भी कर लेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो अपना रिकॉर्डिंग करके मेरे पास भेज देंगे। दुख का अधिकार, सबसे पहले बताइए, दुख का अधिकार पाठ के लेखक कौन हैं? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। दुख का अधिकार पाठ के लेखक हैं यशपाल। अच्छा, उसके बाद बताइए, निश्चित का विलोम क्या होगा? अनिश्चित। ठीक है, बिक्री का विलोम? बिक्री, बिक्री का खरीदना। हम्म, तो आप लोग इस पाठ से, ये आवाज आप लोग अपना अपना बंद करें, सारे लोग माइक ऑफ करें। जिनको जवाब देना होगा वो जब माइक ऑन करके जवाब देंगे। ये बताइए सबसे पहले कि इस पाठ से आप लोग, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, जो भी शब्द आपके होंगे इसमें से अंडरलाइन करेंगे, आप लोग ढूंढकर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, इस पाठ से सभी बच्चे, सिर्फ मैं 1-2 बच्चों को नहीं बोल रही हूँ, और बाकी बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो बहुत बात को ध्यान रखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बात को हवा में उड़ा देते हैं। तो इस तरह से ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों को ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? सभी बच्चों को ये ध्यान रखना होगा कि जो भी दिया जा रहा है होमवर्क, आप उसको कंप्लीट करेंगे। तो होमवर्क यानी इस पाठ से आपको पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, जो भी आपके शब्द हैं वो आपके कॉपी में होने चाहिए। अब मैं प्रश्न के ऊपर आ रही हूँ। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया है कि कैसे इसका पर्यायवाची ढूंढना है। हर एक पंक्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। बात आ रही समझ में? और बगल में नोटबुक लेकर बैठे रहेंगे, कॉपी, और ऊपर में, सबसे ऊपर में, कॉपी के ऊपर में लिख लेंगे विलोम शब्द, और पहले विलोम ही ढूंढेंगे, और प्रश्न को ध्यान रखकर कि इसका क्या विलोम होगा। जैसे घृणा है, घृणा शब्द का क्या विलोम होगा? बताइए। घृणा का प्रेम। ठीक है, तो इस तरह से जो भी शब्द आप लिख रहे हैं उसको लिखते जाइए, और उसके बाद फिर लगता है कि यार इसका तो विलोम के साथ साथ पर्यायवाची बनेगा, तो 3 आप लोग ऐसा करेंगे, एक कॉपी में एक पेज में 2 भाग में पेज को अंडरलाइन कर लेंगे। बीच में एक तरफ लिख देंगे विलोम, एक तरफ लिख देंगे पर्यायवाची, फिर पेज पीछे पलट कर उस पर लिख देंगे समानार्थी। तो जिस शब्द का विलोम होगा उसके सामने विलोम के नीचे लिखेंगे, जिस शब्द का पर्यायवाची होगा उसको पर्यायवाची के नीचे लिखेंगे, और जिस शब्द का समानार्थी होगा उसको समानार्थी के नीचे लिखेंगे। यानी 3 कॉलम आपके बनने चाहिए।
बात समझ में आ रही है? सभी बच्चे मेरी बात समझ रहे हो? हाँ या ना? हाँ, तो ये तीन तीन कॉलम बना के रखोगे और लिखते जाओगे। ये काम आपका हर पाठ का होना चाहिए। फिलहाल मैं दुख का अधिकार का दे रही हूँ, और जिस बच्चे का नाम लेकर मैं पूछूंगी उसको जवाब देना होगा, नाम लेकर ही मैं पूछूंगी, ठीक है? ये नहीं कि मैं पूछ रही हूँ किसी और से और जवाब कोई और दे रहा है, क्योंकि क्लास वर्क ही आपका रहेगा और इसी के अनुसार मैं आप लोगों का मार्किंग करूंगी कि कौन बच्चा जवाब दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। ओके? जो जवाब देगा उसके नाम के आगे टिक रहेगा, जो नहीं देगा उसके नाम के आगे क्रॉस कर दूंगी और फिर उसी के अकॉर्डिंगली मैं उसको मार्क्स भेजूंगी। ओके? तो ये काम आप सबका हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है एक दो पंक्तियों में उत्तर, यानी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है? अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जैसे सबसे पहला प्रश्न, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? वन बाय वन बोलो, वन बाय वन, वन बाय वन बोलो। हाँ, पोशाक के देखकर हमें उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। इसका राइट, इसका सभ्य और असभ्य होने का तो वो तो बाद की चीज है, लेकिन सबसे पहले हमें किसी व्यक्ति के पोशाक को देखकर उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कोई फटा पुराना वस्त्र पहना है, पोशाक पहना है, तो उसका हम लोग क्या अंदाजा लगा लेंगे कि बहुत गरीब होगा बेचारा, ठीक है? तो इस तरह से ये पोशाक जो है हमें किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को सूचित करता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? अपना नाम बताते जाओ, जो बच्चा भी। हाँ, ठीक है। हाँ, बाजार आ गई थी और इसलिए लोग सूतक मानकर उससे खरबूजे नहीं खरीद रहे थे, ठीक है? साथ सभी बच्चे इस बात को, आंसर को फिर से मैं रिवीजन कर रही हूँ। परीक्षा में अगर इसके अतिरिक्त गलत आंसर लिखोगे, और किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं जो प्रश्न उत्तर लिखा रही हूँ हूबहू वही लिखूं? नहीं, टू द पॉइंट लिखने की हूबहू जरूरत नहीं है, लेकिन भाव आना चाहिए। अब जैसे मैं प्रश्न का उत्तर बता रही हूँ कि खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था कि उसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी और उसके घर में सूतक लगा हुआ था, और सूतक के समय किसी के घर का भी कोई खाने पीने का चीज जो है वो किसी दूसरे को नहीं खाना चाहिए, ठीक है? लेकिन वो वृद्ध महिला बिना तेरहवीं किए, और सूतक अभी उसके घर में लगा था और वो फल बेचने चली आई थी, और लोग सूतक जानकर ही उससे फल नहीं खरीद रहे थे। अब इस आंसर के अलावा यदि आप दूसरा आंसर लिखते हैं जिसका इस प्रश्न से कोई मेल नहीं होगा, तो ऐसी परिस्थिति में मैं मार्क्स नहीं दे पाऊंगी। बात आ रही समझ में? तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस हम्म उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में एक व्यथा सी उठी, है ना? एक लेखक को उस स्त्री के को देखकर दुख हुआ, एक पीड़ा सी उठी, पैदा हुई। क्यों? क्योंकि वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो था। वो देख रहा है कि एक बूढ़ी महिला जो सामने डलिया में खरबूजे रखी हुई है और घुटनों में सिर झुकाकर, सिर छिपाकर, मुंह को छिपाकर लगातार सड़क के किनारे बैठकर रोए जा रही है। तो लेखक को यह सोचकर बहुत बुरा लगा कि आखिर वह वृद्ध महिला क्यों रो रही है, उसके रोने का कारण क्या है, और इसलिए वो उसके रोने का कारण जानने के लिए बेचैन हो उठा, और उसे रोते देखकर उसके मन में भी उस वृद्धा के प्रति दुख का भाव पैदा हो गया। तो आंसर जो है आपका सटीक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। आ रही बात समझ में?
उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री ए, एक साथ सारे लोग बोलोगे तो कैसे होगा बच्चों? वन बाय वन बोलो, सबको बोलने का मौका दो। हाँ हाँ बोलो। हम्म, हाँ, भगवाना उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण यह था कि उस बुढ़िया स्त्री के बेटा का नाम था भगवाना। और एक दिन जब वह फल तोड़ने, खरबूजे तोड़ने के लिए खेतों पर गया, तो खेत की मेड़ पर विश्राम कर रहे एक सर्प पर उसका या सांप पर उसका पैर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता? बोलो। हम्म, हाँ, और वो भी उसकी मृत्यु हो गई थी। बुढ़िया को कोई उधार इसलिए नहीं देता था कि उसके घर में कमाने वाला एकमात्र उसका बेटा भगवाना था, और अब उसकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसीलिए लोग आशंका थे, हाँ, या उधार देने वाले लोगों को यह डर था कि फिर उसके घर में कोई कमाने वाला है नहीं, तो बुढ़िया उनके कर्ज को वापस कैसे करेगी। आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किताब की भाषा हो। बात आ रही समझ में? हूबहू किताब की भाषा नहीं होनी चाहिए, आप उसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बुढ़िया को कोई उधार इसीलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि उन्हें भय था कि उसके घर में कमाने वाला एकमात्र उसका बेटा भगवाना था, और अब उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो कर्ज देने पर बुढ़िया भला उधार को कैसे चुकाएगी या उधार कैसे लौटाएगी, इसीलिए कोई भी उधार देना नहीं चाहता था। सबको सब बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, ध्यान आप ध्यान रखेंगे, अगर आपका प्रश्न अब परीक्षा में, आपके प्रश्न में के पैटर्न में थोड़ी बहुत फेरबदल होगी। अगर प्रश्न रहता है, देखिए, वैकल्पिक प्रश्न यानी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस अगर रहता है, 4 आंसर दिया रहेगा, उसमें जो राइट आंसर है वो लिखेंगे 1 नंबर। अगर रहता है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में लिखें, तो आप 1 पंक्ति में लिखे, 2 पंक्ति में लिखे, उसमें भी 1 नंबर मिलेगा। अगर रहता है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दें, तो हिंदी में बच्चों कभी भी एक शब्द का उत्तर बहुत कम होता है, उसके साथ 2 शब्द, 2 लगे, जैसे में, के लिए, ये सब रहते ही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपका एमसीक्यू हो या 1 वर्ड आंसर हो या 1-2 पंक्तियों में उत्तर हो, आपको टू द पॉइंट ही लिखना होगा। ओके, दूसरी बात, शब्दार्थ भी आपको याद होना चाहिए, सभी बच्चों को शब्दार्थ, क्योंकि अगर शब्दार्थ आपको पता रहेगा तभी जाकर कोई वर्ड जैसे आप भूल जाते, जैसे व्यवधान, व्यवधान का अर्थ होता है बाधा। ठीक है, नियत, नियत का अर्थ होता है इरादा या आशय। बरकत का अर्थ होता है लाभ या फल। खसम लुगाई का अर्थ होता है पति पत्नी। तो ये सारे शब्द यदि आपको पता रहेगा, तभी जाकर आप उसकी जगह कोई दूसरा शब्द लिख सकते हैं। तो शब्दार्थ याद करना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी आप करेंगे। उसके बाद अब प्रश्न आता है, लिखित प्रश्न, जो 25 से 30 शब्दों में पहले होता था, अब आपको इसको लिखना है 25 से 30 शब्दों की जगह 30 से 40 शब्दों में। तो 30 से 40 शब्दों में यदि आप लिखते हैं, तब जाकर ये आपको 2 मार्क्स मिलेगा, 2 नंबर का। अब आपका प्रश्न 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे करके रहेगा। तो 2 नंबर के लिए आपको कम से कम 30 से 40 शब्दों में लिखना होगा। तो शब्द संख्या का भी ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू मार्क्स। यदि 2 नंबर का है तो उसके हिसाब से, 3 नंबर का है तो थोड़ा और बड़ा लिखेंगे, 5 नंबर का है तो पूरी बात को लिखेंगे।
ठीक है। अ, इसके बाद है प्रश्न लिखित 30 से 40 में कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। कौन बच्चा बताएगा? अपना नाम बताओ पहले। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। और पोशाक जो है वो हमारे लिए आपके पाठ में भी दिया हुआ है कि बंद दरवाजे हमारे लिए खोल देती है और कई खुले दरवाजों को बंद भी कर देती है। मान लीजिए आप किसी, हाँ, कभी मान लीजिए आप पोशाक, बहुत अच्छे पोशाक में आप समाज में किसी के यहाँ गए हैं, किसी कोई ऐसे पार्टी फंक्शन में जहाँ आप पोशाक बहुत अच्छा पहने हुए हैं, तो लोग वहाँ आपको बहुत सारी आपको इज्जत देंगे, ढेर सारा आपको इज्जत देंगे और आपको उस पार्टी के लायक समझा जाएगा, आपको अपने पास बिठाने के लायक समझा जाएगा, आपको ऊंची श्रेणी का माना जाएगा, ये समझा जाएगा कि भाई ये भी पैसे वाला है, इसकी भी समाज में कोई हैसियत है, कोई इसके भी औकात है ना, इज्जत है। लेकिन आप किसी ऐसे पार्टी में जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच जाते हैं जहाँ सब पढ़े लिखे लोग, सब बड़े बड़े घरों के लोग, और वहाँ आप साधारण से पोशाक में भी जाएंगे तो फिर वहाँ लोग आपको बड़े हेय दृष्टि से देखेंगे, बड़ी तुच्छ निगाहों से देखेंगे और अपने सामने फिर आपकी कोई इज्जत नहीं करेंगे और ऐसा लगेगा कि आप उनके बीच में बेगाने की तरह, है ना, ऐसे लोगों की तरह, मतलब जैसे लगेगा आपको खुद ही खराब लगेगा कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। तो पोशाक का हमारे समाज में, मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि उससे वो हमारा अधिकार और हमारा दर्जा निश्चित होता है। और पोशाक जो है वो हमें किसी भी लोगों, अच्छे समाज में, अच्छे समुदाय में, अच्छे लोगों के बीच खड़े होने की अनुमति देते हैं। और यदि हम अच्छे पोशाक में नहीं रहेंगे तो लोग हमें बड़ी अजीब निगाहों से देखेंगे और फिर उनकी निगाहों का सामना करने में हमें भी शर्म महसूस होगी। इसीलिए पोशाक का हमारे समाज में या हमारे जीवन में बहुत महत्व है। समझ में आ रही बात? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। पोशाक हमारे लिए, हम्म। हम्म। अब इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को बता रही हूँ कि हम जरा नीचे झुककर समाज के निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। इस पंक्ति का अर्थ ये होगा कि हमारे लिए जब हम बहुत अच्छे पोशाक में रहते हैं और उस अच्छे पोशाक में या बहुत कीमती पोशाक पहनकर जब हम समाज में निकलते हैं, लोगों के बीच निकलते हैं और उस समय कोई ऐसा दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है और हम चाहते हैं कि हम उस व्यक्ति से मिलकर उसकी बात पूछें, उसकी व्यथा को पूछें, जैसा कि इस पाठ में हुआ था कि लेखक बहुत अच्छे पोशाक में जा रहे हैं और सड़क के किनारे बुढ़िया को रोते हुए जब देखते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि उस बुढ़िया से रोने का कारण पूछें, लेकिन पोशाक उनके बीच में आ जा रही थी, क्योंकि लेखक बहुत अच्छे पोशाक में थे और वो बुढ़िया साधारण स्त्री थी। तो पोशाक को सोचकर, अपने पोशाक को देखकर लेखक को यह सोचना पड़ा कि मैं इतने अच्छे पोशाक में और इससे साधारण स्त्री के पास, तो भी सड़क के किनारे बैठकर भला मैं उससे दुख दर्द को कैसे पूछूं। तो इस तरह से पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है, क्योंकि हम अच्छे पोशाक में रहकर नीचे स्तर पर उतरकर किसी के दुख दर्द को, किसी की बात को जानने की अनुमति जो है हमें हमारी पोशाक नहीं देती। हमारी पोशाक हमारे लिए बाधा और अड़चन बन जाती है, बंधन बन जाती है, क्योंकि हम अच्छे पोशाक पहनकर और साधारण व्यक्ति के पास न तो बैठ सकते हैं, न उसके कष्ट को पूछ सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारी पोशाक हमारी भावनाओं को रोकने में सफल हो जाती है। हमारी भावनाओं को पोशाक जो है, अच्छे पोशाक, कीमती पोशाक जो है, हमारी भावनाओं को रोक देती है और हम अपने मन की भावनाओं को पूछने से हिचकने लगते हैं, है कि नहीं? लेखक की तो इच्छा हो रही थी ना कि उस बुढ़िया स्त्री के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछे, लेकिन पोशाक के कारण वो साधारण स्त्री के पास बैठने में संकोच कर रहे थे। उन्हें लज्जा आने लगी, वो सोचने लगे कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे,
कि इतना बढ़िया कीमती वस्त्र पहने हुए, पोशाक पहने हुए व्यक्ति और एक साधारण स्त्री के पास बैठकर क्या कर रहा है। तो ये सारी बातें सोचकर तो हमारे लिए पोशाक जो है वो हमारे लिए अड़चन और बाधा बन जाती है, क्योंकि हम नीचे झुकने से तात्पर्य है कि समाज का वह वर्ग जो साधारण वर्ग कहलाता है, उस वर्ग के पास बैठकर उसकी पीड़ा को, उसकी अनुभूति को, उसके कष्ट को हम पूछना चाहते भी हैं लेकिन पूछ नहीं पाते, हम जानना चाहते भी हैं लेकिन नहीं जान पाते, क्योंकि हमारी पोशाक हमें ऐसा करने से रोकती है। बात आई समझ में बच्चों? हाँ हाँ, वेरी गुड। तो ये साधारण सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे, किताब का हूबहू लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। लेखक उस स्त्री, हाँ बोलो। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ। वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ। हम्म, हाँ, वेरी गुड। लेखक ने देखा कि फुटपाथ पर एक वृद्धा, एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी, स्त्री बैठी रो रही थी। वो तो बाजार में आई थी फल बेचने, क्योंकि उसके सामने टोकरी में ढेर सारे खरबूजे रखे हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो फल को बेचने के लिए बाजार में आई हुई है, लेकिन घुटनों में अपने सिर को छिपाकर फपक फपक कर रो रही थी। लेखक ने उस वृद्धा स्त्री को रोते हुए देखा तो लेखक को बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा, और बार बार उनकी इच्छा होती थी कि उस स्त्री के रोने का कारण जाने, लेकिन अपने कीमती पोशाकों को देखकर लेखक को इस बात का एहसास हुआ कि मैं जब उसके पास बैठकर बातें करूंगा, पूछूंगा, तो लोग क्या कहेंगे, और यह सोचकर लेखक को संकोच होने लगा, और इसलिए उस स्त्री के रोने का कारण लेखक नहीं जान पाया। क्लियर? समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। निर्वाह का मतलब पालन पोषण। हाँ। हम्म। हाँ, शहर के पास भगवाना का 1.5 बीघा जमीन था, जिसमें वह कछियारी करके यानी सब्जियां बोता था और फल भी बोता था, और इस तरह से वो अपने परिवार का निर्वाह करता था, क्योंकि सब्जियों और फलों को वो बाजार में बेचता था। खेतों में पैदा करता था 1.5 बीघा जमीन में, और फिर उसमें से सब्जियां और फलों को तोड़ता था और बाजार में बेचता था, और इस तरह से वो अपने परिवार का निर्वाह करता था। परिवार का निर्वाह करना यानी पालन पोषण, परिवार की देखभाल। ठीक है, बात समझ में आई? उसके बाद है, लेखक की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। लेखक के, हम्म। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हम्म। हाँ हाँ। अच्छा। हम्म। हम्म। हाँ, गुड। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने, क्योंकि लड़के की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसके घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। बच्चे जो हैं, भगवाना के बच्चे भूख से रो रहे थे, और भगवाना की पत्नी बुखार से तप रही थी, और ऐसी परिस्थिति में बुढ़िया को बेटे के बिना कोई भी उधार देने को तैयार नहीं था, क्योंकि लोगों को डर था कि बुढ़िया उधार कहाँ से चुकाएगी, और इसी कारण, मजबूरी के कारण, बुढ़िया को बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही सूतक की स्थिति में भी
सूतक की स्थिति में भी खरबूजे बेचने के लिए उसे बाजार आना पड़ा, या बाजार खरबूजे बेचने के लिए चल पड़ी। यानी सूतक की परिस्थिति में घर से बाहर नहीं जाया जाता है और अपने घर का कोई भी सामान दूसरे को खाने के लिए नहीं दिया जाता है, लेकिन बुढ़िया इन सभी बातों की परवाह किए बिना बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई, क्योंकि बेटा था नहीं और बच्चे उसके भूख से रो रहे थे और भगवाना की पत्नी को बुखार था, बुखार से तप रही थी। ऐसी परिस्थिति में बुढ़िया के पास कुछ भी पैसा घर में नहीं था और इसलिए उसे आप लोग सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? लेखक को अपने हम्म हम्म हाँ हम्म हाँ हाँ, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं। हाँ हम्म 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 हम्म, हाँ हाँ, बुढ़िया के दुख कर देखकर लेखक ने जब देखा कि ये बुढ़िया जिसके बेटे की कल ही मृत्यु हुई है और आज उसे खरबूजे बेचने बाजार आना पड़ा मजबूरी के कारण, लेकिन लेखक को अपने पड़ोस में रहने वाली एक संभ्रांत महिला की याद आ गई। इसलिए क्योंकि लेखक ने दोनों वृद्ध महिलाओं के दुख का वर्णन किया, दोनों के दुख की तुलना की। इस बुढ़िया की भी बेटे के जवान बेटे की मृत्यु हुई थी और उस संभ्रांत महिला के भी जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी, लेकिन दोनों महिलाओं में सिर्फ अंतर इतना था कि वो पैसे वाली थी, संभ्रांत थी, उसका उसे पैसे की कोई तंगी नहीं थी, कोई अभाव नहीं था और वो 2.5 महीने तक बिस्तर से न उठ सकी और हर 15 मिनट के बाद बेहोश होती थी। उसके सिर के पास डॉक्टर बैठे रहते थे, लेकिन इस बुढ़िया के पास, जो अपने जवान बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही उसे अपने पोते पोतियों और अपनी बहू के इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता थी और पैसे उसके पास नहीं थे, इसलिए उसे बाजार मजबूरी के कारण आना पड़ा, क्योंकि लोगों ने उधार देना बंद कर दिया और